हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। आई एम प्रिया मेहता और हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, यानी कि ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि किस तरह बहुत से राज्यों के बारे में हमने पढ़ा था, उनके उत्थान के बारे में, किस तरह वो फ्लरिश हुए थे और कैसे कैसे बाद में उनका पतन हो गया था। हाउ डिड दे फेल डाउन अगेन। साथ ही हमने जब वो चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि वहाँ पर उन लोगों का किस तरह से कलाएं रहती थी, दस्तकारियों के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने उत्पादक गतिविधियों के बारे में भी पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह धीरे धीरे समय के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ था। गांव और शहर दोनों जगह ही धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन आता जा रहा था। अब ये जो सामाजिक परिवर्तन है वो हर जगह अलग अलग था। कहीं पर कोई चीज़ का परिवर्तन था, कहीं पर किसी और चीज़ का परिवर्तन था। अब ऐसे ही सब परिवर्तनों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वही हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। अब इस महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से में समाज में आप जानते हैं कि वर्णों में डिवाइडेड था समाज ऑलरेडी, यानी कि विभाजन ऑलरेडी हुआ था वर्णों के हिसाब से। और उन वर्णों में ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे, जो कुछ भी उनके द्वारा नियम बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन्हीं नियमों को स्वीकार भी करते थे और उन्हें फॉलो भी करते थे। अब उस समय तो हमने पढ़ा था कि ऊंच नीच की भावना बहुत ज़्यादा होती थी लोगों में। साथ ही अमीर और गरीब के बीच में जो फासला था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि जब दिल्ली के सुल्तान और मुग़लों का शासन आया, तब ये जो अमीर गरीब का फासला था, ऊंच नीच थी भावना लोगों में, ये फासला और ज़्यादा बढ़ता ही चला गया। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब हमने देखा कि उस समय समाज को बहुत से वर्णों में बांटा गया था, विभाजित किया गया था और ब्राह्मणों द्वारा जो कुछ भी नियम सुझाए जाते थे वो राजा महाराजाओं द्वारा भी स्वीकार किए जाते थे। लेकिन वहीं पर एक समाज ऐसा भी था जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ना तो नियम मानता था, ना ही उनके द्वारा किए गए कर्म कांडों को बिल्कुल भी मानता था। साथ ही साथ वो विभाजित किए गए जो वर्ण थे उस समय, उनको भी बिल्कुल नकार देते थे। ऐसे समाजों को उस समय जनजातीय समाज कहा जाता था। अब इस समाज के जो लोग थे वो अपनी जीविका के लिए, यानी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए क्या क्या उनके मेन सोर्सेज रहते थे, वो लोग या तो शिकारी थे या संग्रहक थे या फिर वो पशुपालक थे। यानी कि दे वर आइदर हंटर गैदरर्स या हर्डर्स। और साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि भी जो था वो उनका एक मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन रहता था। एक कमाई का बहुत मेन ज़रिया जो रहता था वो कृषि भी था। अब इसके साथ साथ ये जो खाना बदोश थे, यानी कि ये जो जनजातियाँ थी, ये एक जगह नहीं रहते थे। ये अक्सर एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। जैसे जैसे इनकी नीड्स रहती थी, इनकी ज़रूरतें जैसे जैसे रहती थी, वैसे ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इनका जो संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो भूमि और चरागाहों पर इनका नियंत्रण रहता था और खुद के ही बनाए गए नियमों को ये फॉलो करते थे। ये बिल्कुल भी जिस तरह वर्णों में समाज बांटा गया था उसको ये बिल्कुल भी मानते नहीं थे। और इनके यहाँ जो वर्ण माने जाते थे, ये अपने परिवारों के बीच इस तरह से बंटवारा करते थे कि ये उसी को वर्ण माना करते थे। यानी कि परिवारों में ही आपस में ये काम डिवाइड कर लिया करते थे। जैसे मान लीजिए कोई शिकार करेगा, कोई पशुपालन करेगा, कोई कृषि करेगा, इसी तरह से वो आपस में बंटवारा कर दिया करते थे। अब ये जो जनजातियाँ थी ये बहुत फ्लरिश कर रही थी, बहुत फल फूल रही थी। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो सारे के सारे उस समय जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में और भी दूर दूर तक दुर्गम स्थानों पर भी ये वास किया करते थे, यानी इनके घर बने हुए थे वहाँ पर। जबकि ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते फिरते रहते थे, लेकिन फिर भी हर जगह इनकी जनजाति जो लोग थे ये पाए जाते थे। और कभी कभी तो इनका जो जाति विभाजन था वो इस हद तक होता था कि ये बहुत शक्तिशाली एक समाज के रूप में उभरता गया। जनजातीय समाज ने अपनी आज़ादी को भी बरकरार रखा, वहीं दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को भी बचाए रखा। लेकिन आगे आने वाले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जाति आधारित समाज
और दूसरी तरफ जनजातीय समाज, ये दोनों ही अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते थे, यानी डिपेंड करते थे। लेकिन इसके बावजूद इनका जो टकराव और आपस में निर्भरता था, ये धीरे धीरे समाज को बदलने के लिए बहुत इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इस सब को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि जनजातीय लोग आखिर थे कौन। तो चलिए अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोगों के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी लिखित दस्तावेज़ नहीं थे हमारे पास, कुछ भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स या किसी भी तरह के कोई रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इनके रीति रिवाज और इनके जो मौखिक परंपराएं थी वो फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रही, यानी कि प्रिजर्व रखा इन्होंने अपने कस्टम्स को और अपने ओरल ट्रेडिशंस को। अब ये जो मौखिक परंपराएं इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को बताया कि हमारी ये परंपराएं, उस पीढ़ी ने आगे अपनी पीढ़ी को बताया, तो इस तरह से इनकी जो परंपराएं थी, इनके जो रीति रिवाज थे, वो हर पीढ़ी में बहुत मजबूत होते चले गए। अब वैसे तो जनजातीय लोग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास इलाके ऐसे थे जहाँ पर इनका प्रभाव और इनका नियंत्रण बहुत मजबूत था, बहुत शक्तिशाली था। सबसे पहले हम पंजाब के खोखर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अब पंजाब में आपको याद रखना है, यू कैन अंडरलाइन दीज लाइन्स। पंजाब में खोखर जनजाति जो थी वो 13th और 14th सेंचुरी के दौरान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था उस जगह पर। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये खोखर जनजाति की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई, और गख्खर लोग जो थे, गख्खर जो जनजाति थी, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी उनको। उनका जो महत्वपूर्ण जो एक रोल रहा सोसाइटी में वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ तक कि उनके जो लीडर थे, उनका जो मुखिया था, उनका नाम था कमाल खान गख्खर। वो बादशाह अकबर ने उनको मनसबदार भी बना दिया था, वो इतने इम्पॉर्टेंट बन गए थे। अब मुल्तान और सिंध में लंगाह और अरगुन लोग जो थे, ये दोनों जनजातियाँ हैं, इनका बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्फ्लुएंस था, यानी नियंत्रण था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब मुगलों ने इनको अपने अधीन कर लिया तो ये दोनों ही जनजातियाँ जो थी ख़त्म हो गई। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जनजाति, यानी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़ी जनजाति थी उत्तर पश्चिम में, जिसका नाम था बलोच। अब ये लोग वैसे तो इनके कई अलग अलग छोटे छोटे मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे ये, यानी कि एक ही जनजाति थी जिसका नाम था बलोच, और उसी जनजाति को छोटे छोटे कुल, यानी कि छोटे छोटे, जैसे आज हमारे छोटे छोटे परिवार होते हैं, उसी तरह उनके छोटे छोटे कुलों में इनको बांटा गया था, और हर कुल का एक मुखिया होता था। पश्चिमी हिमालय में गद्दी और गडरियों की जनजाति रहती थी। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। पश्चिमी हिमालय में दो जो जनजातियाँ थी वो कौन कौन सी थी? गड्डी और गडरियों। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी सारी जनजातियाँ थे। साथ ही एक उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा जनजाति थी। नागा के साथ साथ अहोम और छोटी छोटी और कई सारी जनजातियाँ थी। तो आपको जो याद रखना है वो है नागा और अहोम। अब बात करते हैं आज की डेट का बिहार और झारखंड का इलाका। इस क्षेत्र में 12th सेंचुरी में क्या था कि चेर सरदारशाहियों का बहुत उदय हो चुका था, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे अपना प्रभाव बना चुके थे। बादशाह अकबर के बहुत ही एक प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था राजा मान सिंह। उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर, यानी ये जो चेरों की जो सरदारशाही फैलती जा रही थी, इन पर हमला किया और इन्हें हरा दिया। अब हराने पर क्या किया, इनसे बहुत सारा जो कुछ भी इनके पास धन दौलत थी, जो कुछ भी उस समय इनके पास कीमती सामान होता था, वो सब तो लूट लिया और इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह से उनको अपने अधीन नहीं बना पाए, उनको कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पाए पूरी तरह से इन पर। अब इसके बाद क्या था, औरंगज़ेब का जब समय आया तो मुग़ल सेनाओं ने दोबारा से इन पर अटैक किया और इनके कई किलों पर कब्ज़ा कर दिया, यहाँ तक कि इस जनजाति को पूरी तरह से अपने अधीन बना लिया। यानी कि जो जब पिछली बार इन पर आक्रमण हुआ था तो अकबर जो काम नहीं कर पाए वो औरंगज़ेब ने इस बार कर दिखाया। अब क्या था कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो भी छोटी छोटी जनजातियाँ थी जो कि किसी समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, वो कौन कौन सी थी? वो थी मुंडा और
संताल, और यही दोनों जनजातियां पाई जाती थी उड़ीसा और बंगाल में। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट जो जनजातियाँ पाई जाती थी वो थी कोली और बेराद। ये दोनों ही जनजातियाँ, कोली और बेराद, इन्होंने अपने अपने घर जो थे वो इसी इलाके में बना लिए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और इसके अलावा छोटी छोटी और बहुत सारी जनजातियां थी जिन्होंने बहुत विशाल संख्या में यहाँ पर अपने घर बना लिए थे। इनकी बहुत बड़ी आबादी हो गई थी। अब इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो जनजाति है वो है भील, और भील जनजाति के लोग पश्चिम और मध्य भारत में फैले हुए थे। और 16th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी तो इनकी जो संख्या थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो खेतीहर बन गए, यानी जिन्होंने कृषि को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना लिया था। यहाँ तक कि इनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनके पास इतनी ज़मीनें थी कि वो ज़मींदार भी बन गए थे। कुछ भील ऐसे थे जो शिकारी संग्रहक बन चुके थे। और अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर गोंड लोगों की तादाद यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अब इंडिया के इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक में भी ये मैप 93 पेज पर दिया गया है। और जितनी भी जनजातियाँ हमने अभी पढ़ी थी, एरिया वाइज उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने भील पढ़े हैं, तो भील जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती थी, पश्चिम और मध्य भारत में। तो आप मैप में वो आराम से देख सकते हैं, पश्चिम और मध्य भारत में भील जनजाति। वहीं अगर हम देखें तो हमने इसके अलावा और कौन सी जनजाति पढ़ी है, हमने पढ़ा है गोंड। तो गोंड जनजाति भी हमने पढ़ी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो वो आप मैप पे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसके अलावा पढ़ा कोली। भील के साथ ही कोली भी आप देख सकते हैं कि कोली जब हमने पढ़ा है तो कोली कहाँ पर पाए जाते थे, कोली पाए जाते थे कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में। तो वो आप मैप में भी मार्क कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। एंड दिस मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का हो सकता है, आपको मैप ही आ जाए मार्क करने के लिए। आई होप अभी तक का चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।